गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार जोनवाल। आज हम कक्षा 9th का पार्ट नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का वीडियो नंबर 3 देखेंगे। आज हम वीडियो नंबर कितना देखेंगे? 3 देखेंगे। वीडियो नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप चैनल पे, आपकी ऐप पर या मेरे यूट्यूब चैनल पर जब भी आप वीडियो को देखो तो सीरियल से वीडियो देखना। यदि विदाउट सीरियल आप वीडियो देखोगे तो इसमें क्या है, आपको कन्फ्यूजन रहेगा। बार बार को एक ही बात रिपीट करता हूँ, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, मतलब सीरियल से वीडियो देखना। तो आज हम 9th क्लास का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का तीसरा वीडियो देखेंगे। विगत वीडियो में हमने पदार्थ की अवस्थाओं को एक एक करके और वर्णन कर लिया था। अब हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन होता है। अब हम लोग समझेंगे परिवर्तन का मतलब चेंज, ठीक है। कि ठोस से द्रव कैसे बन जाता है, द्रव से गैस कैसे बन जाती है, या फिर गैस से वापस द्रव कैसे बन जाता है। तो ये सारा का सारा हम समझेंगे कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। तो ये हम सारा का सारा क्या है, समझेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो आप लोगों को पता है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि प्रकृति में एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए कि जो तीनों अवस्थाओं में मौजूद हो। तो पानी एक ऐसा पदार्थ है कि जो तीनों अवस्थाओं में मौजूद रहता है। प्रकृति में पाए जाने वाला पानी एक ऐसा पदार्थ है कि जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि पानी किस रूप में है, ठोस के रूप में। पानी जब पानी है तो वो द्रव के रूप में है, और पानी को यदि हम गर्म किए तो ये वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये गैस के रूप में। तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से ये पूछ सकता है कि पानी ठोस के रूप में कैसे मिलता है, तो बर्फ़ मिलती है। पानी द्रव के रूप में तो पानी होता ही है, और गैस के रूप में पानी को गर्म करो तो ये भाप के रूप में उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो हम आगे देखते हैं कि पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी की क्या बन जाती है, वाष्प बन जाती है, अर्थात पानी की भाप बन जाती है, ठीक है। पानी को गर्म करेंगे तो पानी उबलेगा, उबलेगा तो ये क्या बन जाएगी, इसकी वाष्प बन जाएगी। पानी को जब ठंडा करेंगे तो पानी की बर्फ़ बन जाएगी, ठीक है, ये ठोस बन गया। और बर्फ़ को जब हम पिघलाएंगे तो वापस क्या बन जाएगी, उसकी पानी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग नॉर्मल चीज़ें थी, इनको हमने देख ली है। इनको आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे कि जब पदार्थ के ताप में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है। पदार्थ के जब ताप में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं तापमान के कारण किस तरीके से परिवर्तित होती हैं। कि तापमान से ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और गैस से वापस द्रव कैसे बनता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला ताप के कारण हम पढ़ेंगे वो है गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु, गलनांक को अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अरे कोई वीआईपी होता है, वीआईपी कहता है बर्फ़ होती है, पिघल जाती है, तो और उसका पिघल के क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। तो क्या कहते हैं कि बर्फ़ मेल्ट हो गई। बर्फ़ क्या हो गई? मेल्ट हो गई। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे वो देखो कि जिस ताप पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाता है, जिस ताप पर मतलब जिस टेम्परेचर पर ठोस पदार्थ पिघल के क्या बन जाए, द्रव बन जाए। ये इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर ये वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिंदु, मतलब कौन से तापमान पर। तो ये जरूर लिखना है कि जिस ताप पर ठोस पदार्थ पिघलकर क्या बन जाए, द्रव बन जाए। ठोस क्या बनेगा? पिघलकर द्रव बनेगा। ठोस पिघलकर क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाएगा।
उस बिंदु को हम कहेंगे गलनांक बिंदु। क्या कहेंगे? गलनांक बिंदु। कि जिस ताप पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाता है वही कहलाता है उसका गलनांक बिंदु। क्या कहलाता है? गलनांक बिंदु। और बर्फ़ के लिए जो गलनांक बिंदु है केल्विन में है 273.16, मतलब 273.16 केल्विन ताप पर बर्फ़ पिघल जाती है। क्या हो जाती है? बर्फ़ पिघल जाती है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, बर्फ़ के लिए गलनांक बिंदु का मान लिखिए। तो गलनांक बिंदु की आप परिभाषा बोलोगे स्टूडेंट कि जिस ताप पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाता है वही उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। और बर्फ़ के लिए गलनांक होता है 273.16 केल्विन। मैंने पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में एक एक संख्या बोली जाती है, तो आप बोलोगे 273.16 केल्विन बर्फ़ का क्या होता है? गलनांक बिंदु होता है। लेकिन सुविधा के लिए हम 273.16 नहीं याद रख के हम डायरेक्ट याद रखते हैं 273। क्या याद रखते हैं? 273। ठीक है, ये तो बात हो गई केल्विन पैमाने की। ये कौन से पैमाने की होगी? केल्विन पैमाने की। लेकिन अब बात आती है कि 273 को सेल्सियस में कैसे बोलते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये 273 केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है, किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो आप या तो 0 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 273 केल्विन बोल लो, बात एक ही है। लेकिन वो क्या है कि तापमान मापने के बहुत सारे पैमाने होते हैं। जैसे दूरी को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर मापते हैं, इसी तरीके से तापमान को भी आप सेल्सियस में माप सकते हो, केल्विन में माप सकते हो। तो ये बहुत सारे क्या होते हैं? पैमाने होते हैं। सेंटीग्रेड, सेल्सियस, केल्विन, इन सब में आप तापमान को क्या कर सकते हो? माप सकते हो। तो गलनांक बिंदु की परिभाषा स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी कि जिस ताप पर ठोस पदार्थ पिघलकर क्या बन जाए? द्रव बन जाए, वही उसका क्या कहलाता है? गलनांक बिंदु। प्राकृतिक रूप से पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसलिए हमने बर्फ़ का ही लिया कि बर्फ़ पिघल के और द्रव में बनेगी, अर्थात पानी बनेगा। वो कितने टेम्परेचर बनेगा? 273.16 केल्विन पर। और सुविधा के लिए 273.16 याद नहीं रहता, इसलिए इसको हम याद रख लेते हैं 273 केल्विन। ठीक है, और यदि केल्विन को 273 केल्विन को सेल्सियस में ज्ञात करना है तो वो कितना हो जाता है? 0 डिग्री। वो कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। ठोस पदार्थ द्रव में बदलेगा जिस ताप पर, वो ताप क्या कहलाएगा? गलनांक बिंदु। ठीक है, कि ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलेगा वही उसका गलनांक बिंदु कहलाएगा। एक और बड़े लाजवाब चीज़ है कि आप बर्फ़ को जब आप पिघलाते हो तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता। बर्फ़ को जब आप पिघलाते हो तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? उसका कारण ये है कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ने देती। संलग्न की गुप्त ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ने देती। ये संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि 1 किलो ठोस पदार्थ है, 1 किलो ठोस पदार्थ को आप जब पिघलाओगे ना तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को आप पिघलाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही उसकी क्या कहलाएगी? संलग्न की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, कि भाई 1 किलो ठोस पदार्थ ले लिया, पिघल नहीं रहा। अब पिघल नहीं रहा तो उसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी पिघलाने के लिए, वही उसकी संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। जैसे एक आदमी है, एक आदमी खिसक नहीं रहा, ठीक है, तो उसको जितने आदमी मिलके खिसकाएंगे वो सारे के सारे आदमी क्या कहलाएंगे? संलग्न की गुप्त ऊष्मा। ये मैं परिभाषा आपको लिखाऊंगा, अभी आप केवल इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम। मैंने बोला था आपको कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा, थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने पिछले उसमें लिख दिया था इसको संलग्न, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है संगलन। क्या होता है? संगलन। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये क्या होता है? संगलन। ठीक है, संग मानी साथ में गले, साथ में क्या हो? गले। ठीक है, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस पदार्थ को गलनांक, उसके गलनांक पर जब द्रव में परिवर्तित होता है तो उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है? संगलन की गुप्त ऊष्मा। कैसे? पहला तो वर्ड आया वायुमंडलीय दाब पर, मतलब कि बाहर से कोई प्रेशर नहीं डाला गया हो, उस ठोस पदार्थ पर बाहर से कोई भी प्रेशर नहीं डाला गया हो। यदि बाहर से प्रेशर डाला गया होगा
तो फिर मतलब ही नहीं है हमको ये परिभाषा पढ़ने का। तो पहली बात तो वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, बाहर से कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, केवल और केवल एनवायरनमेंट का ही प्रेशर होना चाहिए। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए 1 किलो ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, संगलन की गुप्त ऊष्मा। पहला तो समझ में आ गया ये, ठीक है। तो ये परिभाषा आप याद कर लेना। इसके बाद में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी आएगी, लेकिन वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमने ठोस पदार्थ का पढ़ा है, वहाँ पे हम द्रव पदार्थ का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? द्रव का, क्योंकि वाष्प किसकी बनेगी? द्रव की, ठीक है। तो ऐसा दिमाग में नोटिस रखना है कि हम पढ़े हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा ठोस से द्रव की ओर जाएगी। जैसे हम वाष्पीकरण की पढ़ेंगे तो वाष्पीकरण कहाँ से कहाँ होगा? द्रव से वाष्प में, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वथनांक, गलनांक के बाद में चलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बॉयल होना, बॉयल मानी उबलना। अब उबलेगा कौन? द्रव पदार्थ ही उबलेगा, क्योंकि पानी को हम गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी। तो क्वथनांक बिंदु का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, कि जिस ताप पर द्रव पदार्थ उबलकर और वाष्प में परिवर्तित हो जाए वही उसका क्या कहलाता है? वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु। कि द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलकर और वाष्प में बदल जाए, द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलकर वाष्प में परिवर्तित हो जाए वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु। क्वथन मतलब उबलना, तो द्रव जिस ताप पर उबलकर वाष्प बन जाता है वही उसका कहलाता है क्वथनांक बिंदु। और बेटा एक और चीज़ नोटिस करना यहाँ पे कि क्वथनांक बिंदु में हम जब चलते हैं तो जल का क्वथनांक आपसे पूछ सकता है। जैसे बर्फ़ का गलनांक बताया कि बर्फ़ का जो गलनांक होता है 273.16 केल्विन होता है, इसी तरीके से जल का क्वथनांक भी होता है कि जल 373 केल्विन पर उबलता है। जल कितने केल्विन पर उबलता है? तो जल उबलता है 373 केल्विन पर। जल कितने केल्विन पर उबलता है? जल 373 केल्विन पर उबलता है, ठीक है। बर्फ़ कितने केल्विन पर पिघलती है? बर्फ़ पिघलती है 273.16 पे, ठीक है। कि जिस ताप पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है वही कहलाता है उसका क्वथनांक बिंदु। क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की ओर। कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उनको याद करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ज़्यादा प्रेशर माइंड पे लेना नहीं है, समझा रहा हूँ वैसे ही समझना है कि ठोस के लिए कौन सी चीज़ काम में ले रहे हैं सर, द्रव के लिए कौन सी चीज़ काम में ले रहे हैं। आप इसको नोट भी कीजिए और एक मेरी बात को ध्यान से भी सुनिए कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराते और ये वीडियो शेयर भी नहीं करते आप लोग। आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इतना सा काम तो करना ही है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद भी आप लोग इतना क्रेडिट मेरे को नहीं देते, तो फिर आपकी बहुत बड़ी कंजूसी है। इस तरीके से कंजूसी कहूँ या गलती कहूँ कि आप एक स्टूडेंट होने के नाते इतना काम जरूर कर सकते हो कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवा सकते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करवा सकते हो फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को वीडियो को लाइक कराओ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि हाँ सर ने कोई वीडियो अपलोड की है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। हाँ तो बेटा देखो, अब हम चलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं द्रव के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? द्रव के बारे में। और द्रव को किस में तब्दील किया या बदला हमने? गैस में। किस में बदला? गैस में, ठीक है। अब चलेंगे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जैसे संगलन की गुप्त ऊष्मा में क्या पढ़ा था हमने कि ठोस को 1 किलो ठोस को हमने द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो तो ऊर्जा हमारे पास में क्या कहलाती है? संगलन की ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब हम चलते हैं वाष्पीकरण की। तो कैसे याद रखोगे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाती है बेटा? वाष्पीकरण की
गुप्त ऊष्मा कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव पदार्थ होगा और 1 किलो द्रव पदार्थ को हम वाष्प में बदलेंगे तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही ऊर्जा कहलाएगी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि जब हम पानी को उबालते हैं तो अपन लोग कहते हैं कि पानी का तापमान में चेंज हो रहा है। नहीं जी, पानी के तापमान में चेंजेज नहीं होता। पानी के अंदर जो कण होते हैं, ठीक है, उनके जो आकर्षण बल होते हैं, पानी के अंदर जो कण होते हैं, मैंने कहा कि द्रव में भी क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। तो पानी के तापमान में परिवर्तन नहीं होता। पानी के अंदर जो कण हैं वो कण क्या होते हैं, उनका आकर्षण बल टूट जाता है। उनका आकर्षण बल क्या हो जाता है, टूट जाता है। और वो किसके कारण टूटता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण। किसके कारण, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण। इसलिए पानी गर्म होता है। नहीं, पानी गर्म नहीं हो तो पानी वास्तव में खुद पानी को उबाला जाता है तो पानी के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वो पानी के कणों को क्या कर देती है, उनके आकर्षण बल को तोड़ देती है। इसलिए हमको फील होता है कि पानी गर्म हो रहा है, उबल रहा है। ठीक है, तो पानी वास्तव में गर्म नहीं होता। पानी के जो कण हैं उनका आकर्षण बल टूट जाता है, इसलिए वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या कर देती है, पानी को गर्म सा फील कराती है। बेटा हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था हमने क्या कहा कि ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी। तो ठोस अवस्था जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी तो उस बिंदु को हम कहते हैं गलनांक बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं, गलनांक बिंदु, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। और जब द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसे हम कहते हैं क्वथनांक बिंदु। क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु अर्थात इसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जब द्रव अवस्था वापस ठोस अवस्था में, मतलब पानी वापस बर्फ बन जाएगा तो उसे हम कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं, हिमांक। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप लोग इसको एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा इनको इंग्लिश में लिख लूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखा करो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप बार बार को स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग एक बार इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद हम आगे चलेंगे। तो वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके और सारा कंसेप्ट उतार लिया करो, उसके बाद में आगे चला करो। ठीक है, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कि हम लोग ये तीनों के तीनों पॉइंट पढ़ेंगे। हमने पहला पढ़ा था गलनांक बिंदु। कौन सा बिंदु पढ़ा था, गलनांक बिंदु, यही पढ़ा था बेटा। और गलनांक बिंदु को अंग्रेजी में बोला था मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला था, मेल्टिंग पॉइंट, यही बोला था। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है हमारे पास में कि ठोस पदार्थ किस में बदल जाता है, द्रव में। ठोस पदार्थ किस में बदल जाता है, द्रव में। जैसे बात करें तो बर्फ़ का क्या बन जाएगा, पानी। बर्फ़ का क्या बन जाएगा बेटा, पानी बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम देखते हैं क्वथनांक बिंदु। क्या चलते बेटा, क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु में हम लोग देखेंगे, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग का मतलब उबलना। इसमें क्या होता है कि जो द्रव होता है ये उबल के क्या बना देता है, वाष्प बना देता है। क्या बना देता है, वाष्प। मतलब पानी की क्या बन जाएगी, भाप। पानी की क्या बन जाएगी, भाप। ठीक है, जो थर्ड और लास्ट आता है वो होता है हमारे पास में हिमांक बिंदु। कौन सा बिंदु होता है बेटा, हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु को हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब हिम मानी होता है बर्फ़। बर्फ़ मतलब आप लोगों ने फ्रीज में देखा होगा, फ्रीज करते हैं मतलब बर्फ़ जमाते हैं। तो इसका कैसे होगा, बर्फ़ कब जमेगी हमारे पास में, जब द्रव पदार्थ होगा वो किस में बदल जाएगा, ठोस पदार्थ में। द्रव पदार्थ किस में बदल जाएगा, ठोस में। मतलब पानी है उसकी यहाँ पे क्या बन जाएगी, बर्फ़। पानी की क्या बन जाएगी बेटा, बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है बेटा,
तो ये आप लोग इसको नोट कीजिए, ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली चीज़ है। पदार्थों की अवस्था परिवर्तन जब भी आप पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत काम आएगी, तो इसको एक बार नोट कीजिए आप। ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके पदार्थों की अवस्था परिवर्तन में आपके ये काम आएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप, फिर हम कुछ आगे पढ़ेंगे। देखो हाँ, तो बेटा अब हमने क्या है, आज के वीडियो में हमने कुछ पढ़ा पदार्थों की अवस्था परिवर्तन के अवस्था में परिवर्तन ताप के द्वारा। अब हम लोग ये देखेंगे कि आप लोगों को मैंने एक ग्रुप के बारे में बताया था, बालिका शिक्षा ग्रुप। अब प्लीज़ इसके बारे में आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बातें बालिका शिक्षा ग्रुप के बारे में, और इसमें जितना भी आपका सहयोग हो वो कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा, मेरे चैनल का नाम है वो है इंद्र कुमार जोनवाल, यूट्यूब चैनल का नाम है इंद्र कुमार जोनवाल। इसको आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ठीक है। इससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हो। अब मैंने देखा कि 42 वीडियोस व्यूज आते हैं, 42 व्यूज, उसमें से लाइक कितने आते हैं? 2। वीडियो इतनी मेहनत से बनाते हैं, कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो आप लोग इसको लाइक तो कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये बालिका शिक्षा ग्रुप है, इसमें हम और आप जैसे भाई बहनों की छोटी मोटी जो गृहस्थी से निकल चुके और जो परिवार हैं बहुत ज़्यादा गरीब अनाथ बच्चे, उनकी सहायता के लिए ग्रुप। तो आप लोग इसमें भी अपनी भागीदारी निभाइए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, जितना भी हो सके आप उस ये फंड में डालिए, जिससे इतना हम खा भी जाते हैं, इतना हम पी भी जाते हैं और उड़ा देते हैं हम इधर उधर, तो किसी के भले के लिए लगें। और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए, जिसका हम कन्यादान भी 10 रुपये करके आ जाते हैं। इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग कर सकते हो। बाकी आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मैंने एक मुहिम चलाई है, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट और इस चीज़ को समझोगे, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी मेरे बताने का कोई फ़र्ज़ नहीं है कि किसी लड़की या किसी गरीब लड़की, अनाथ लड़की के पास में बुक्स पहुँचे, ऐसी मेरी मुहिम है। बाकी आपकी सोच है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।